हेलो डियर्स। तो अब बात करते हैं अपन प्रमेय नंबर 1.3 की। बहुत आसान है, हालांकि एग्जाम में आने के लायक नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगी। हालांकि आपके बुक में लिखा भी होगा ऐसा कि एग्जाम के लिए नहीं है, परीक्षा योग्य नहीं है, या ऐसा कुछ लिखा है बुक में। लेकिन बात जरूर करनी है, समझने के लिए काफी जरूरी है। प्रमेय 1.4 जो है उसके लिए ये एक तरीके से हमारे अंदर जैसे सामर्थ्य पैदा करने वाली बात है, ये है ना। मतलब शक्ति ऐसी दे देगी ये चीज की 1.4 प्रमेय करने में आसानी रहेगी, काम भी आएगी 1.4 प्रमेय में। और 1.4 प्रमेय जैसे काफी प्रश्नों में, काफी सवालों के अंदर हमें ये काम आने वाली है। ठीक है, 1.3 प्रमेय जो है काफी काम की जरूर है, लेकिन सीधी सीधी एग्जाम में नहीं आने वाली होती है, इसलिए इसको पढ़ना अत्यधिक आवश्यक है। तो इसको प्रूफ नहीं करेंगे, हम सीधा पढ़ पढ़ के देख लेंगे, हाँ सीख लेंगे क्या चीज कहना चाहता है। सीखें इसको, वीडियो को पूरी देखें, ढंग से देखें, पहली वाली वीडियोस भी देखें और अब वाली आगे आने वाली सारी वीडियोस देखें। अगर सही तरीके से देखते जाएं वीडियो तो मैथ्स कभी भी आपको हार्ड नहीं लगेगी, बुरी भी नहीं लगेगी, बहुत आसान लगेगी। और आसान है भी काफी ज्यादा मैथ्स। ठीक है, चलो बात करते हैं। चलो देखो, प्रमेय 1.3 ये चैप्टर चल रहा है हमारा पहला, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के बारे में इंट्रो के अंदर हमने पढ़ भी रखी है, वास्तविक संख्याएं होती कौन सी है। ठीक है, चलो बात करते हैं। देखो प्रमेय 1.3, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। पहले बोल दिया p एक अभाज्य संख्या है। अब आसान आसान तरीके से धीरे धीरे समझें। जिन विद्यार्थियों ने ये पढ़ रखा है, पहले कर रखा है, वो थोड़ा स्पीड कर सकते हैं वीडियो की। ठीक है, चलो बात करते हैं कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। p क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं के बारे में भी हमने आसान तरीके से, बढ़िया तरीके से पढ़ रखा है। वैसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनमें खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जा रहा हो। जैसे दो के अंदर खुद के अलावा किसी और अंक का भाग नहीं जा रहा हो, किसी और संख्या में भाग नहीं जा रहा। फिर 3 में नहीं जाता, फिर 5 में नहीं जाता, बीच में आता है यहाँ पे 4 भाई साहब में 2 का भाग जाता है, इसलिए ये क्या है? भाज्य संख्या बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। और इधर लिख लेते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या जिनमें मतलब खुद के अलावा किसी का भाग ना जा रहा हो तो अभाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या है। सबसे पहली संख्या भाज्य संख्या 4 ही होती है। यहां पे आप बात करोगे कि सर एक संख्या आप भूल रहे हैं, एक अंक भूल रहे हैं, शुरुआत वाला जो 1 होता है, पहला 1, तो ये नया भाज्य होता है, नया भाज्य होता है, दोनों श्रेणियों में नहीं आता, अभाज्य भी नहीं, भाज्य भी नहीं। ओके, ध्यान दे। चलो बात करते हैं। अब इसके बाद 2, 3, 5, 7, 9, सॉरी 9 भी नहीं होता, इसमें 11 आता है, फिर 13 आ जाएगा, फिर 17 आ जाएगा, फिर 19 आ जाएगा, फिर 23 आ जाएगा, ऐसे चलते जाएंगे। जिन जिन संख्याओं में खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, वो संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्याएं होती है। लेकिन भाज्य संख्याओं के लिए बात करें तो 4, उसके बाद 5, 6, 5 में जाता नहीं है, 5 अभाज्य संख्या होगी, 6, फिर 8, 9 में भी जाता है, 9 में जाता है, 9 में 3 का भाग चला जाता है, और इसके बाद 10, फिर 12, फिर ऐसे चलते जाएंगे। जिन जिन संख्याओं में भाग जाता है किसी भी संख्या का, भाज्य और अभाज्य संख्याओं के लिए अलग से ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे सम और विषम के लिए नियम था, सम और विषम के लिए सीधा सीधा नियम है, 2 का भाग जा रहा है तो सम, नहीं जा रहा है तो विषम। सिंपल घटना, 2 का भाग जा रहा है तो सम, नहीं जा रहा तो विषम। सामान्य सी घटना थी, ये बहुत सिंपल बात थी। लेकिन ऐसा भाज्य और अभाज्य के लिए नियम नहीं है। कोई भी संख्या, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या अभाज्य तब होगी जब उसमें किसी भी संख्या का, उसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। इससे उसके लिए इसको चेक जरूर करना पड़ेगा। चेक करे बगैर ये पता नहीं चलेगा भी ये अभाज्य या भाज्य है। फिर भी हमने एक वीडियो में बात की थी पीछे कि आप अभाज्य संख्याएं कम से कम 100 तक तो चेक कर ही लें। और उम्मीद करता हूं आपसे कि आपने, हाँ हो सकता है कि आपने 100% इसका चार्ट बना के रख लिया होगा अभाज्य संख्याओं का, कितने तक? 100 तक की अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। ठीक है, भी जब भी जरूरत पड़े अभाज्य संख्या की, कम से कम 100 तक हमें ज्ञान हो भी ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है। चलो अब अगर फिर भी अगर आपने ये इसका चार्ट नहीं बनाया हो तो अब आपसे आशा करता हूं, अब आपसे विनती करता हूं कि अब बनाएं। आपके लिए बहुत काम की चीजें हैं। भाज्य संख्या तो आपको फिर भी पता चल जाती है, अभाज्य संख्याओं में मतलब कंफ्यूजन रहती है, कई बार गड़बड़ हो जाती है, हम भूल जाया करते हैं अभाज्य संख्याओं को। कभी कभी यूं होता है कि
जब हम पहुंचते हैं 31 पे, फिर आता है 33 पे, गलती से हम 33 को भी किस संख्या में ले लेते हैं, अभाज्य संख्या में ले लेते हैं 33 को भी। लेकिन 33 क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। लेकिन जैसे ही 33 के बाद 35 तो भाज्य संख्या होती है, ये तो हमें पता ही है, सीधा सीधा 36 के बाद 37 आ जाता है। जब ये कंफ्यूजन पैदा होगी यहाँ पे 37 और 33 वाली, तो 37 क्या होती है, क्या अभाज्य संख्या होती है, 37 में किसी का भाग नहीं जाता। लेकिन जब 39 पे पहुंचेंगे तो वो फिर भाज्य संख्या आ जाती है। ऐसे करते करते काफी संख्याएं ऐसी है जिनमें मतलब जो भाज्य संख्याएं, और कुछ ऐसी संख्याएं, बहुत सी संख्याएं ऐसी है जो अभाज्य संख्याएं हैं। तो वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए कम से कम 100 तक तो आप इन चीजों को पढ़ लें। अब बात करते हैं, प्रश्न को जितनी गहराई से समझने की प्रयास करेंगे उतना मेरे हिसाब से आपके लिए सही रहेगा, बेहतर रहेगा। अब मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ भाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं कुछ लिख लेता हूं, सिर्फ 2 3 5 7 11 13 17 19 जैसे। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, p कोई अभाज्य संख्या है। याद रखें अब ये चीज जैसे जैसे इसने p में लिया है ना, बीजगणितीय मतलब रूप में ले रही है ना, तो जैसे इसने p के रूप में लिया, हम इसको बाद में अंकों के रूप में भी या संख्याओं के रूप में भी सिद्ध करके देख लेंगे चीजों को। बस भी क्या चीज होती है, यदि कह रहा है कि p जो a स्क्वायर को विभाजित करती है, p एक अभाज्य संख्या है, p a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी। बहुत आसान, p अगर a स्क्वायर को किसी a के वर्ग को अगर विभाजित कर रही है तो p क्या करेगी, a को भी विभाजित करेगी, जहां a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अच्छा, धनात्मक पूर्णांक a है, चलो मान लेते हैं, अगर मैं a को 10 के बराबर मान लूं आपसे, चल छोड़ो, लेकिन अगर a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 को 10 माने तो a का स्क्वायर 100 हो जाएगा। सामान्य सी बात नहीं, a का स्क्वायर 100 हो जाएगा। जब भी a का स्क्वायर 100 हुआ, हम कोई ऐसी अभाज्य संख्या ले लेंगे, ऐसी अभाज्य संख्या ले लेंगे, बिल्कुल अभाज्य संख्या हो जिसमें जो 100 को पूरा पूरा विभाजित करती है। देखो कोई p ऐसी अभाज्य संख्या जिसको a स्क्वायर को पूरा विभाजित करती है, तो अगर इसको कोई पूरा विभाजित करने वाली संख्या अभाज्य संख्या मिल जाए तो चेक कर लेंगे कि या इसको भी विभाजित कर रही है क्या। दोबारा समझें, आराम से समझें, क्या चेक करना है भाई, हमने क्या किया, मान लिया एक बार a 10 मान लिया और a स्क्वायर कितना मान लिया, 100 मान लिया। ऐसी कोई भी संख्या मान सकते हो, 15 मान सकते हो और a स्क्वायर के बाद जो भी आएगा 225 आ जाएगा, या 20 मान लो, 100 मान लो, 50 मान लो, आपकी मर्जी है। हमने सामान्य भी a बराबर 10 और अगर a स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा, सामान्य सी घटना है। और एक ऐसा अभाज्य संख्या, एक ऐसी अभाज्य संख्या, यहाँ पे p एक ऐसी अभाज्य संख्या है, वो अभाज्य संख्या लेंगे p जो a स्क्वायर को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। ठीक है, a स्क्वायर को जब p विभाजित कर रही है तो हम इसको चलो एक बार देख तो लें, ऐसी संख्या ढूंढ तो लें जो a स्क्वायर को विभाजित करती है, साथ ही साथ क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। याद रखें, a स्क्वायर को 100 को विभाजित करने वाली संख्याएं बहुत सी हैं। जैसे 100 में 100 को विभाजित करने वाली संख्या 50 भी है, इसके बाद अगर अपन देखें तो 25 भी है, 20 भी है और 10 भी है और 5 भी है। पूरा पूरा विभाजित करने वाली ये सारी संख्याएं हैं 100 को। लेकिन मतलब 100 को पूरा पूरा विभाजित करने वाली या a स्क्वायर को यहां पर पूरा पूरा विभाजित करने वाली 100 को 50, 25, 20 और 10, 5, ये सारी संख्याएं हैं। लेकिन विभाजित तो करती है, लेकिन इन सब में अभाज्य संख्या कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ 5 है। लेकिन विभाजित करने वाली 20 संख्या, 25 संख्या, 50 को फिर नहीं ले सकते हम, क्योंकि यहाँ पे नियम है कि वो संख्या 5 अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर p अभाज्य संख्या जो है वो 5 है, 5 है, तो अगर p 5 10 को भी विभाजित कर देती है, p a को भी विभाजित करती है, तो ये बात मान लेंगे सच होती है। ये बहुत काम आ जाएगी चीज। ठीक है, तो 10 में 5 का भाग देके देखते हैं, 5 दूनी 10, सिंपल विभाजित कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका अर्थ है p कोई अभाज्य संख्या a स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह a को भी विभाजित करेगी। दुनिया में ऐसी कोई भी उदाहरण ले सकते हो आप। जैसे हमने यहाँ पे 10 का लिया था उदाहरण, हम और ले लेंगे।
अब 12 का करके देख लेते हैं। चलो मान लेते हैं ए कोई 12 है, सिंपल बात। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 144 को एक ऐसी संख्या, अभाज्य संख्या जो 144 को विभाजित कर रही है, वो कह रहा है मतलब ए स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तो वो कह रहा है कि ए को विभाजित करेगा। तो 144 को विभाजित करने वाली अभाज्य संख्या है कौन सी, तो इसके टुकड़े निकाल लेते हैं अपन। इसके टुकड़े निकालेंगे, देखो इसके अभाज्य टुकड़े कर लेंगे, वो संख्या विभाजित करेगी। चलो ठीक है, इसके टुकड़े निकालेंगे तो 144 के अपन क्या कर लेंगे, अलग अलग टुकड़े कर लेंगे। हालांकि हमें पता है इसको 12 गुणा 12 लिखते हैं, फिर आसानी से टुकड़े निकाल लेंगे, लेकिन हम इस तरीके से निकाल के देख लेते हैं। इसके अभाज्य संख्याओं के टुकड़े कौन से 2 करेंगे, ठीक है। तो 12 है 72 आ जाएगा। फिर 2 करेंगे, 36 गुण 72 होता है। फिर 2 करेंगे, 18 गुण 36 होता है। फिर 2 करेंगे, 9 गुण 18 होता है। फिर 3 करेंगे, फिर 9 गुण 18 होता है, सॉरी 3 9 होता है। फिर 3 करेंगे, 1 आ जाएगा। कहने का मतलब ये इसके अभाज्य गुणनखंड है किसके, 144 के। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार तो 2 आ गए और 2 बार 3 आ गए। बनता इससे भी 12 ही है, 12 12 के जोड़े बन जाएंगे। लेकिन इसके अभाज्य गुणनखंड में एक तो संख्या 2 है और एक 3 है। अब अभाज्य संख्या निकालने के लिए हमने बात की थी भाई, इस संख्या में एक अभाज्य संख्या का अगर भाग चला जाता है, विभाजित करती है, तो वो ए को भी मतलब इसको विभाजित करेगी। तो अगर 144 में 3 और 2 का भाग जाएगा आसानी से, हमने चेक भी कर लिया इस तरीके से। तो इसका मतलब 12 में भी 3 और 2 का आराम से भाग जाएगा। ये आप जानते हो आराम से, ये 6 बार चला जाएगा और ये 4 बार चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये बात थी, ठीक है। किसी भी संख्याओं के लिए, दुनिया में किसी भी संख्याओं के लिए अगर कोई भी पी संख्या ए स्क्वायर को विभाजित करती है, जहां पी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो वो हमेशा पी ए को भी विभाजित करेगी, पी ए को भी विभाजित करेगी। ये बात तो थी हमारी प्रमेय 1.3 नंबर, बहुत आसान थी, जहां एक ही धनात्मक पूर्णांक बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसके आगे की बात करेंगे, जिससे पहले आपको ये अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए बढ़िया तरीके से, कि आगे कभी भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो हमें पता हो कि ये क्या बोल रहा है। कोई पी अभाज्य संख्या है जिसका जो ए स्क्वायर को पूरा पूरा विभाजित करती है, तो पी ए को भी विभाजित करेगी। कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि कोई संख्या पी विभाजित कर रही है किसको, ए स्क्वायर को, तो पी किसको विभाजित करेगी, ए को भी विभाजित करेगी। याद रखें इस चीज को, पी की जगह अभाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, 2 3 5 7 11 13 19 17 19, ये वाली, ये सारी संख्याओं के लिए ये नियम लागू होगा। सारी अभाज्य संख्याओं के लिए ये नियम लागू होगा। हाँ, कोई ए स्क्वायर कौन सा है डिपेंड करता है इनमें से भी कौन सा होगा। फिर हर ए स्क्वायर के लिए हर अलग ये होगा। फिर एक किसी के लिए ये नहीं है कि सारों के लिए कोई सा भी ए आ जाए, कोई सा भी ए स्क्वायर आ जाए, सब सारे के सारे काम में आएंगे, नहीं। कोई से भी एक के लिए कोई सा भी एक यहां से काम आएगा। ओके, देखते हैं आगे क्या काम आता है। देखो अभी की ये कुछ हमने इस वीडियो में यहां तक, यहाँ पे आपको थोड़ा समझ में कम आया हो तो एक काम करें, आप इसको थोड़ा बैक करें, वापिस आराम से समझने की कोशिश करें, और अगर समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, बढ़िया बात है, आप आगे भी पढ़ें और अगली प्रमेय करते हैं। फिर प्रमेय नंबर हमारे पास आती है 1.4 प्रमेय में इसको काम में लेंगे, और काम में लेने से आपको पता चल जाएगा क्या मामला है। चलो देखते हैं भाई, प्रमेय 1.4 क्या बोलती है। प्रमेय 1.4 हमें क्या बोल रही है, 1.4 कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमें यह सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सर लिखा तो नहीं हुआ कि सिद्ध करना है, नहीं लिखा, अगर नहीं भी हुआ तो यहां पे ये होता है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध ही करना होता है। कई कंडीशंस आती हैं, जब लिखा हो दर्शाइए कि कोई भी चीज अगर इसके लिए लिखा होगा दर्शाइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर लिखिए कि एक √2 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए, ठीक है। चलो बात करते हैं। अब जब आ जाती है बात कि √2 हमें एक अपरिमेय संख्या बतानी है,
तो हम अपरिमेय संख्या पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसकी इंट्रो वीडियो में चैप्टर के इंट्रो वीडियो के अंदर हमने एक बात कर रखी है, √2 कौन सी संख्याएं होती है, या परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है। मैथ्स के एक शॉर्ट्स में भी हमने एक बात कर रखी है भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है। लेकिन अब इस पे बात करते हैं और आगे कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है भाई। परिमेय संख्याओं के लिए तो वहां पे सीधा सीधा नियम लिया था हमने, a/b के रूप में लिखा जा सकता है, साथ ही b नॉट इक्वल टू 0 और a तथा b दोनों a/b दोनों क्या होती है, सह अभाज्य संख्या होती है, सह अभाज्य संख्या। इसके आगे के नियम तो वहां पे और है, लेकिन इसमें इतना ही भी सह अभाज्य संख्या, नियम तो आगे बहुत है लेकिन इतना ही। इसके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, हालांकि अशांत अनावर्ती वाला नियम जरूर है इसके अंदर, अशांत अनावर्ती वाला, लेकिन इसमें शांत और अशांत दोनों आते हैं और अनावर्ती भी आता है, सॉरी आवर्ती आता है, अनावर्ती नहीं आता, अनावर्ती उसके लिए आता है। वहां तक न पहुंचे तो इसको a/b के रूप में और तथा b सहअभाज्य संख्या वाले नियम में बांध सकते हैं परिमेय संख्याओं को, लेकिन इसको अपरिमेय संख्याओं को ऐसे नियमों में नहीं बांधा जा सकता। तब कहानी ये आती है कि इसको सिद्ध कैसे करें। सिद्ध ऐसे करेंगे कि हम क्या कर लेंगे, इसको नियम में नहीं बांध सकते तो इसको बांध सकते हैं। पहले इसके लिए ये मान लेंगे, फिर अगर इसका कोई भी नियम, एक भी नियम अगर इसने नहीं माना तो हम क्या कर देंगे, ये बता देंगे कि ये तो परिमेय संख्या नहीं है, ये तो अपरिमेय संख्या है। चलो शुरुआत करते हैं, सहअभाज्य संख्याओं पे थोड़ी बात कर लेते हैं अभी इसी बीच। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है। सहअभाज्य संख्याएं मतलब अपने आप से, किन्हीं दो संख्याएं, कोई भी दो संख्याएं ऐसी जो अपने आप से विभाजित नहीं हो सकती। कहने का मतलब कोई भी दो संख्याएं जो आपस में विभाजित नहीं हो सकती, सॉरी जो आपस में विभाजित नहीं हो सकती, जैसे 15/4। 15/4, 15 और 4 एक दूसरे से खुद से विभाजित नहीं होती, अर्थात 15 और 4 के अभाज्य गुणनखंडों में कोई भी अंक क्या है, उभयनिष्ठ नहीं है। अगर उभयनिष्ठ अंक आ जाए, जैसे 4 और 16 की बात कर लें, 2 गुणा में 2 और ये 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, इनमें 2 क्या है, उभयनिष्ठ अंक है। उभयनिष्ठ अंक आ गए, इसके अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ आ गए, तो ये इसका मतलब ये एक दूसरे को विभाजित कर सकते हैं। या अगर 24 और 4 को ले लेते हैं, या 12 और 4 को लेते हैं, या 12 और 6 को ले लेते हैं, कोई भी 36 और 5 को लेते हैं। जब 36 और 5 को लेंगे तो 36 तो विभाजित है, 5 है विभाज्य संख्या है, लेकिन एक दूसरे को विभाजित नहीं कर रहे, इसलिए सहअभाज्य संख्या है। कहानी पढ़ते हैं आगे, इसके बारे में प्रश्न में करेंगे ढंग से तो आपको समझ में आएगा। एक एक बातें समझें, साथ साथ में लिखें तो ठीक है, अलग से लिख लेना बाद में भी, चलो ठीक है। देखो सबसे पहले इसको मान लेते हैं। तो जब भी परिमेय करनी होती है ऐसी, या कोई भी चीज को सिद्ध करना होता है, जब उपपत्ति से शुरुआत करते हैं, उपपत्ति से क्या लिखते हैं, सबसे पहले रूट मान लेते हैं। कैसे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब हमने ये मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो √2 बराबर a/b के रूप में लिखा जा सकता है। a/b के रूप में लिखा जा सकता है इसको, √2 को, ठीक है। a/b के रूप में इसलिए लिखा जा सकता है भी कोई भी परिमेय संख्या है उनको a/b के रूप में लिखा जा सकता है। आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। चलो बात करते हैं, जहां b नॉट इक्वल टू 0 तथा a व b दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, तब √2 बराबर क्या मान लेंगे, a/b मानेंगे, ठीक है, सामान्य बात है। तो b
√2, ये b इधर आ जाएगा, यहाँ पे भाग में, इधर आके गुणा में आ जाएगा, बराबर a, या फिर a बराबर √2b, ये भी मान सकते हैं, सामान्य सी बात है। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, जैसे ही दोनों का वर्ग करेंगे तो ये आएगा a², इसका वर्ग, इसका 2 का स्क्वायर तो 2 ही आ जाएगा, √2 का स्क्वायर तो 2 आ जाएगा, b का स्क्वायर b² पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो a² बराबर 2b² आ गया। ये बात आती है प्रमेय 1.3 में भी। अगर कोई संख्या, मतलब अब जब a² में 2 का भाग जाएगा, कहने की बात तो यही है कि a² कोई संख्या थी जिसके टुकड़े बन रहे हैं, a² कोई संख्या थी जिसके टुकड़े बन रहे हैं 2 गुणा b गुणा b। इसका मतलब a² में 2 का भाग जा रहा है तभी इसके टुकड़े बन रहे हैं। जैसे 15 3 गुणा 5 बन रहे थे 2 टुकड़े, इसमें 3 का भाग जा रहा है 15 में, और 5 का भी जा रहा है, इसमें टुकड़े बन रहे हैं। तो इसी तरीके से a² में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, और 2 एक अविभाज्य संख्या और है। यही बात वहां आती है किसमें, कि जब 2 एक अविभाज्य संख्या है तो क्या a² में 2 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, तो a में भी 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। कहने का मतलब 1.3 पर मैं ये बोल दी थी। चलो बात करते हैं, चलो ठीक है, देखो देखते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे तब, तो प्रमेय 1.3 से, प्रमेय 1.3 से यदि 2 a² को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। कहानी यही थी, कोई अविभाज्य संख्या p थी, वो a² को विभाजित कर रही थी, तो वो a को विभाजित करती है। वहीं अब ये 2 आ गया है अविभाज्य संख्या, वो a² को विभाजित करती है तो वो a को भी विभाजित करेगी। अर्थात अब जब वो a को विभाजित करेगी तो अगर किसी संख्या में a में अब पहले a² बराबर कुछ अलग आ रहा था, 2b² आ रहा था, कुछ भी, अब a में 2 का भाग देंगे तो कुछ अलग ही आएगा, यहाँ पे कुछ और ही संख्या आएगी, सेम तो नहीं आएगी, तो c आ जाएगी मान लेते हैं, क्योंकि ABC की बात चल रही है, तो c लगा लेते हैं, 2c लिख लेते हैं। समझ में आ रही है आसान तरीके से, ठीक है, 2c लिख लिया। अब दोनों ओर वर्ग कर लेते हैं, तो ये आता है a² और ये 4c² आता है। सिंपल बात, समीकरण मान ले इसको कितना, 2, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में a से मान रखने, 1 से मान रखने पर क्या बनता है, a² का मान रखने पर, इधर करेंगे, देखो a² का मान रखेंगे यहां पर कितना, 2b² 2b² बराबर 4c², 4c², 2 से 4 को काटेंगे 2 बार जाएगा, तो b² बराबर क्या हो जाएगा, 2c²। सेम तरीके से यही बात यहां पे लिख लेते हैं। तो प्रमेय 1.3 से, तो प्रमेय 1.3 से यदि 2b² को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। सिंपल बात। अब इन दोनों से क्या निकला, इन दोनों से, एक इस बात से और एक इस बात से, सॉरी ए को नहीं, यहां पे बी को, सॉरी भाई, ए को 2 में 2 का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है और बी में भी 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब इन दोनों का, ए और बी का, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2 है। अर्थात ए तथा बी का उभयनिष्ठ
गुणनखंड 2 है। ये बात क्या हुई, हमने माना था कि दोनों सह अभाज्य संख्या, इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ही नहीं है, और लेकिन यहां पे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड बता रहे हैं, अर्थात यह एक तरीके से विरोधाभास हो गया। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है। यह विरोधाभास क्या हुआ, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। कि कल्पना क्या थी कि ए तथा बी सह अभाज्य संख्या है। ए तथा बी सह अभाज्य संख्या, ये हमारी तो कल्पना थी, लेकिन ये बात तो गलत हो गई, ये विरोधाभास हो गया। जब ये विरोधाभास हो गया तो आगे लिखते हैं कि ए तथा बी सह अभाज्य संख्या नहीं है, ए तथा बी सह अभाज्य संख्या नहीं है, अर्थात √2, इसका मतलब सह अभाज्य संख्या नहीं है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। बात सिद्ध हुई, खत्म हुई। इसको इति सिद्धम भी लिख सकते हैं अंत में, इति सिद्धम या हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बात थी प्रमेय 1.4 में। अगर समझ में नहीं आई तो इसको दोबारा देखें, 2-3 बार देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगी, और एक बार समझ में आने के बाद में दोबारा देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, फिर बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ ही जाती है। ठीक है, ये थी प्रमेय 1.4। अगली वीडियो में बात करेंगे आगे। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।